गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो कैटालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट बेटा ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन रेट को जो होते हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं अगर हम उनको उसमें डालते हैं। और दूसरी बात ये रहती है कि वो अनकंज्यूम्ड रहते हैं। अनकंज्यूम्ड मतलब वो कंज्यूम नहीं होंगे रिएक्शन के दौरान, वो एज इट इज़ रहेंगे, उनका जितना अमाउंट लिया गया था उतना ही अमाउंट रहेगा। और वो सब्सटेंस जो होता है वो जो भी हमने लिया कैटालिस्ट लिया है वो विदाउट कंज्यूमिंग हुए रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको रिएक्शन दिखाई दे रही होगी, जो ये पोटेशियम क्लोरेट है, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है पोटेशियम क्लोरेट के डिकम्पोजिशन की, इसे होने के लिए इतना टेम्परेचर रेंज चाहिए 653 टू 873 केल्विन। लेकिन अगर हम मैंगनीज डाइऑक्साइड एज एन कैटालिस्ट यूज़ करें तो इसी टेम्परेचर को कम टेम्परेचर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड का कहीं पर भी कोई यूज़ नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ उसके होने से, उसके प्रेजेंस होने से कि हाँ प्रेजेंट है, तो वो जो रिएक्शन रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, और दूसरा उसका वो कम रिएक्शन जो होती है कम टेम्परेचर के ऊपर होती है, लोअर टेम्परेचर के ऊपर होती है, और उसने रिएक्शन के रेट को भी इंक्रीज़ किया विदाउट कंज्यूमिंग हुए। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हम ऐड करते हैं जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करते हैं, इसको हम कैटालिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे। तो substances which accelerate the rate of a chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged। इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लिख सकते हैं substances which accelerate the rate of a chemical reaction without being consumed, ठीक है, are known as catalyst। और ये फिनोमिना जो होती है इसे हम कैटालिसिस बोलते हैं। तो हम यहाँ पर अब इस फिनोमिना की बात कर रहे हैं, जो रिएक्शंस जो होती हैं जो कैटालिस्ट के द्वारा करवाई जाती हैं। तो अब जो बेटा कैटालिस्ट होता है ज़्यादातर तो रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ ही करता है, लेकिन हम बोलते हैं कि वो रिएक्शन रेट को कई जगह पे ऐसे सब्सटेंस हो जाते हैं और रिएक्शन रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं बेटा नेगेटिव कैटालिस्ट। ठीक है ना, पॉजिटिव कैटालिस्ट जो होता है वो इंक्रीज़ करता है, नेगेटिव कैटालिस्ट जो होता है वो डिक्रीज़ कर देता है रिएक्शन रेट को। कई बार ऐसे रिएक्शन होती है ना, हमें कंट्रोल करनी होती है कि इससे ज़्यादा ना चली जाए, इससे ज़्यादा रिएक्शन रेट इसका इंक्रीज़ ना हो जाए, तो ऐसे केसेस में नेगेटिव कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं ताकि उस रिएक्शन को स्टॉप किया जा सके या स्लो किया जा सके। अब बात करते हैं हम प्रोमोटर्स या पॉइजन्स। प्रोमोटर्स क्या होते हैं? देखो, वो कैटालिस्ट नहीं है लेकिन उस कैटालिस्ट की एक्टिविटी बढ़ा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम एक तरीके से ये समझ लो कि तुम्हारी क्लास में पढ़ाई की प्रोसेस है, टीचर प्रेजेंट है, ठीक है, तो तुम बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब वो टीचर की क्लास चल रही है लेकिन साथ में कोई और भी टीचर आ जाता है तो तुम्हारी पढ़ाई और अच्छी चल रही है क्योंकि दूसरा टीचर आ रहा है। तो पढ़ाना सिर्फ एक ही टीचर को है, मतलब कैटालिस्ट को ही काम करना है, लेकिन प्रोमोटर्स के होने से उस कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, ना ही कैटालिस्ट यूज़ हुआ है ना ही प्रोमोटर यूज़ हो रहा है। तो प्रोमोटर्स जो होते हैं वो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं, और पॉइजन तो नाम से ही पता चल रहा है, एक तरीके से वो क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी को कम करा देगा कि कैटालिस्ट अच्छी तरीके से काम ना कर पाए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ये अमोनिया फॉर्मेशन, इसे हम हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं। हैबर्स प्रोसेस के अंदर अमोनिया का मैन्युफैक्चर किया जाता है ग्रैंड लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मोलिब्डेनम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मोलिब्डेनम तो है प्रोमोटर और आयरन है कैटालिस्ट। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? अब कैटालिस्ट जो है उसके एक्चुअल होने से वो रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन आप आयरन को ना रखो, सिर्फ मोलिब्डेनम को रखो तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने आयरन को रखा पहले स्टेप में, रिएक्शन रेट इंक्रीज़ हो गया। दूसरे स्टेप में आयरन के साथ आपने रखा मोलिब्डेनम को, तो उसका रिएक्शन रेट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया क्योंकि कैटालिस्ट बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव है। ठीक है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है प्रोमोटर, और अगर पॉइजन होता तो वो उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस की टाइप किस हिसाब से ले रहे हैं बेटा कि वो होमोजीनियस है कि हिट्रोजीनियस है। होमोजीनियस होता है अगर वो सेम फेस में होती है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो प्रोसेस है ये होमोजीनियस का एग्जाम्पल है। होमोजीनियस का कैटालिसिस का मतलब क्या है? वो कैटालिसिस जिसके अंदर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एज वेल एज कैटालिस्ट सब सेम फेस में हो, सेम स्टेट में हो। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट भी गैस है, ठीक है, प्रोडक्ट भी गैस है, और यहाँ पर कैटालिस्ट है वो भी क्या है? गैस है। इसका मतलब सबका फेस, सबका स्टेट एक ही हो, चाहे वो रिएक्टेंट हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो
हमारा कैटालिस्ट हो। लेकिन एक होता है हीट्रोजीनियस कैटालिसिस। हीट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर रिएक्टेंट्स, कैटालिस्ट, प्रोडक्ट ये सब अलग अलग फेस में हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो ये गैस है, ये गैस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो दोनों गैसियस हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको यहाँ पर कैटालिस्ट दिखाई दे रहा है प्लैटिनम, वो एस लिखा है, एस मतलब सॉलिड है, इसका मतलब उसकी स्टेट अलग है। तो इसे इसलिए हम बोलते हैं इसको हीट्रोजीनियस कैटालिसिस, इसका मतलब उनकी स्टेट चेंज हो गई। यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारे पास अमोनिया फॉर्मेशन हो रही है, ये क्या हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। लेकिन यहाँ पर हमने आयरन एज एन कैटालिस्ट लिया था, थोड़ी देर पहले हैबर्स प्रोसेस बताई थी। तो ये किसका एग्जाम्पल था, ये हीट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। तो ये जो सारी हैं, तो इसका मतलब कहना का सिंपल क्या है, होमो मतलब सेम स्टेट, तो वो होमोजीनियस कैटालिसिस। हीट्रो मतलब होता है डिफरेंट, कि वो डिफरेंट स्टेट में है, तो वो होमोजीनियस, तो सेम के लिए होता है। तो हीट्रोजीनियस किसके लिए होगा, डिफरेंट के लिए है। तो अब आते हैं हम एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हीट्रोजीनियस कैटालिसिस, कि जो हीट्रोजीनियस कैटालिसिस जहाँ पर होता है वहाँ पर एक थ्योरी मानी गई कि एड्जॉर्प्शन थ्योरी होती है। क्या होती है एड्जॉर्प्शन थ्योरी, कि हमने ये माना है कि जो सरफेस है, कोई सॉलिड कैटालिस्ट है, ठीक है ना, तो जो रिएक्टेंट्स, और जैसे मान लो ये हमारा कैटालिस्ट है और ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, ये हमारा कौन सी स्टेट में है, ये हमारा सॉलिड स्टेट में है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट होंगे वो अपने करेंगे रिएक्ट, और वो क्या बनाना शुरू कर देंगे, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। वो जो दोनों हैं, क्योंकि दोनों ही गैसियस स्टेट में है, तो दोनों इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इसकी वजह से, क्योंकि वो सारे बिल्कुल साथ साथ हैं, रिएक्टेंट साथ में हो गए, तो उनका प्रोडक्ट बनना क्या हो गया, आसान हो गया, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन क्या है, इस सरफेस के ऊपर, पर्टिकुलर सरफेस पे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो रखा है वहाँ पे, तो यहाँ सरफेस पे उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है, इसी वजह से उनका जो रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये देखो, आपको अगर बात नहीं समझ में आई तो यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, द इंक्रीज़ इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द सरफेस किसका, कैटालिस्ट का, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब क्योंकि वो एड्जॉर्प्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, क्योंकि आपको पता है चाहे फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एड्जॉर्प्शन हो, दोनों ही केसेस में हीट वो जो होती है वो इवॉल्व होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो और इंक्रीज़ करती है, क्योंकि वो जो हीट निकली है वो रिएक्शन को और बढ़ाती है, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन रेट बढ़ता है। ये आप पढ़ चुके हो केमिकल काइनेटिक्स में। तो जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है उसकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से भी रिएक्शन रेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये होती है बेटा एड्जॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है। अब जो मॉडर्न थ्योरी आई है एड्जॉर्प्शन की, ये तो पहले वाली थी, ठीक है। अभी यहाँ पर मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी है, उसके अंदर दो चीज़ें मिली हैं। उसके अंदर एक तो ये कंसेप्ट है जो आपको अभी बताया एड्जॉर्प्शन थ्योरी वाला, दूसरा यहाँ पर है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी का मतलब क्या है कि ऐसा कुछ बीच में ऐसा कंपाउंड बनेगा जो ना वो रिएक्टेंट रहेगा, रिएक्टेंट से अलग, प्रोडक्ट से भी अलग, ठीक है, बीच में ऐसी इंटरमीडिएट स्टेज आएगी। इसको समझो कैसे होती है रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कोई दिखा रखी होगी तो, हाँ दिखा रखी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, ये जो है ये कैटालिस्ट है, ये आपको एक मिनट में यही दिखा देती हूँ। ये जो दिखाई दे रहा है ये कैटालिस्ट है, ठीक है ना, ये हमारा कैटालिस्ट है। इसने सरफेस प्रोवाइड किया किसको, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं दो, A + B, दो अलग अलग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं। अब हमने कहा था कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्जॉर्ब होते हैं एड्जॉर्प्शन थ्योरी के हिसाब से, तो ये एड्जॉर्ब हो गए, एड्जॉर्प्शन थ्योरी यहाँ पे फॉलो हो गई, ठीक है। उसके बाद एक स्टेज ऐसी आई है कि कैटालिस्ट वहीं पर रिएक्टेंट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो गया है, किसके बीच में, दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में, जो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगा। पहले A और B दोनों अलग अलग थे, ध्यान करो, A + B+ लिखा है, इसका मतलब A अलग चीज़ है, B अलग चीज़ है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट में देख रहे हो तो ये दोनों क्या बन गए हैं, AB, ये प्रोडक्ट अब कंबाइन हो गया है। तो ये प्रोडक्ट ऐसे बना, पहले तो एड्जॉर्प्शन थ्योरी लगी है, और उसके बाद ये कंपाउंड था, ये है इंटरमीडिएट जो बीच में बना है, और इस ऐसा जो सब ये बीच में बना है ये थोड़ी देर के लिए बनता है, बहुत अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर में ये ब्रेक होके दोबारा से कैटालिस्ट दे देगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये जो न्यू एड्जॉर्प्शन थ्योरी आई है हमारी, तो उसके अंदर दोनों कॉन्सेप्ट हैं, ओल्ड वाला भी और इंटरमीडिएट कंपाउंड वाला भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैटालिस्ट कैसे काम करता है ये आता है। अब हम बात करते हैं
सॉलिड कैटालिस्ट की इंपॉर्टेंट फीचर्स, इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी। सबसे पहले एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो कैटालिस्ट होता है वो कैसे रिएक्ट करता है रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो जितनी जल्दी एब्जॉर्ब होंगे कैटालिस्ट के ऊपर वो उतना ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए, सिंपल ऐसा हो कि थोड़ी देर के लिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, कि एब्जॉर्ब भी हो जाए वो सरफेस के ऊपर और फिर वो हट भी जाए, ठीक है। तो एक्टिविटी जो होती है कैटालिस्ट की वो किस बात पे डिपेंड करती है कि वो जो बॉन्ड बनेगा उनके बीच में, किसके बीच में, जो अभी हमने पढ़ा था ये कैटालिस्ट है और ये रिएक्टेंट है, इन दोनों के बीच में पहले बॉन्ड बनता है ना। तो वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ बना है और वो जल्दी से टूट जाए, क्योंकि उसे फिर प्रोडक्ट भी बनाना है। तो जितनी जल्दी वो बॉन्ड बन के टूट जाता है उतनी जल्दी उसकी क्या होगी, एक्टिविटी होगी। और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं कैटलिस्ट, आपको पता है रिएक्शन रेट को बहुत ज़्यादा 10,000 टाइम्स, मिलियन टाइम्स रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं। इसी बात से आती है सेलेक्टिविटी। कि सेलेक्टिविटी क्या होती है कैटालिस्ट की, कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ यही वाला कैटालिस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे इंजाइम तो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं, इंजाइम के बारे में आपने सुना होगा, जैसे सुक्रेज है तो सुक्रोज पे ही काम करेगा, माल्टेज है तो सिर्फ माल्टोज पे ही काम करेगा। तो इसका मतलब इंजाइम तो बहुत हाईली स्पेसिफिक होते हैं, बट जो कैटालिस्ट होते हैं सिंपल, जैसे आयरन है तो आयरन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रिएक्शन पे काम करता है, बहुत सारी रिएक्शंस पे काम करता है, तो वो इतना सेलेक्टिव नहीं होता। इंजाइम जो होते हैं वो ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं, तो इसका मतलब इंजाइम जो होते हैं वो ज़्यादा सेलेक्टिव हैं एज़ कंपेरिजन टू कैटालिस्ट के, ठीक है। फिर उसके बाद शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय, ये हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया। हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, यहाँ तक कर लिया है हमने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।